हाईवेज, ट्रक स्टॉप और डिपो बे में कुछ खामोशी से बदल रहा है। जीरो एमिशन ट्रकों की तरफ बदलाव अब सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये पहले से ही सड़कों पर है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, लागत कम हो रही है, ड्राइवर ज्यादा खुश हैं और सवाल हर दिन ज्यादा वास्तविक होते जा रहे हैं। ये है गेटसेट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग की एक पहल। हर एपिसोड में जेट्स के उदय के बारे में गहराई से बात करते हैं, चार्जिंग टाइम से लेकर फाइनेंस तक और सेफ्टी से लेकर पिकअप में सुधार और इन सब के वास्तविक प्रभाव तक। भारत में कुल वाहनों की आबादी में भारी ट्रक केवल 2% हैं, लेकिन वो भारत में 40% ईंधन की खपत करते हैं और 40% उत्सर्जन भी उन्हीं वाहनों से होता है। तो अगर आप ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं तो इसका क्या समाधान है? तो ये एक जटिल सफर है और इसका कोई सीधा सरल समाधान नहीं है। IIT मद्रास ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग की स्थापना की है। हम इसे कोजेट कहते हैं और कोजेट इंडस्ट्री, OEMs और सरकार के साथ मिलकर आने वाले वर्षों में जीरो एमिशन ट्रकों की ओर इस पूरे बदलाव को संभव बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत में जीरो एमिशन ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मोर्चों पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हम इस बार मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रक भारत में ट्रकिंग को पूरी तरह से बदलने की स्थिति में है। न केवल ड्राइवर्स के लिए एक शानदार अनुभव, कम शोर, कम गर्मी, कोई क्लच और कोई गियर शिफ्ट नहीं, बल्कि बेहतर ड्राइविंग स्पीड, बेहतर पिकअप और बहुत कम उत्सर्जन भी। तो ये एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं भारत के परिवहन क्षेत्र में आने वाले वर्षों में। तो चाहे आप सामान ढोने वाली इंडस्ट्री का हिस्सा हों या आप इंडस्ट्री से बाहर के कोई व्यक्ति हों, जब इलेक्ट्रिक ट्रकों में बदलाव होगा तो इसका सीधा असर आप पर भी जरूर होगा। बस फर्क इतना है कि आप पर इसका सीधा असर पड़ता है या अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्या यह बदलाव आसान होने वाला है या फिर ये सरल होगा? नहीं, ये काफ़ी जटिल होने वाला है और इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी। तो एक बेहतर जीवन के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ हैं SA सुंदरेसन। हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें सुंडू कहते हैं। इस वक्त ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं IIT मद्रास में और इससे पहले ये अशोक लेलैंड के लिए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर न्यू टेक्नोलॉजी के हेड भी थे। सुंडू ने विभिन्न प्रकार के जीरो एमिशन ट्रक टेक्नोलॉजी पर काम किया है, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो या फिर इलेक्ट्रिक ट्रक हो। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि सुंडू विकल्पों का मूल्यांकन करते रहे हैं जैसे जैसे वो विकसित हुए हैं। उन्होंने लागत पर कड़ी नज़र रखी है कि वो कैसे सामने आते हैं, उन्होंने सुरक्षा पर कड़ी नज़र रखी है, उन्होंने परफॉर्मेंस पर नज़र रखी है कि यूज़र्स की ज़रूरतें क्या हैं, आमतौर पर कितनी रेंज की ज़रूरत है, चार्जिंग के लिए कितना समय उपलब्ध है और वो कौन सी अज्ञात चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस पूरे क्षेत्र में गहन विश्लेषण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंडू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा कि जीरो एमिशन ट्रकिंग असल में है क्या और वो कौन सी विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जीरो एमिशन ट्रकिंग को संभव बना रही हैं? जरूर, मुझे लगता है कि यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में इससे लेकर कई भ्रम है। तो जीरो एमिशन, जब हम कहते हैं कि कोई वाहन जीरो एमिशन है तो हम केवल टेल पाइप उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वाहन सड़क पर चल रहा है तो क्या होता है। हम वास्तव में इस विषय पर विचार नहीं करते हैं कि जब वाहन बन रहा है या वाहन के विभिन्न हिस्से बन रहे हैं या वाहन के लिए ईंधन या ऊर्जा कैसे पहुंचाई जा रही है तो क्या उसके कारण कोई उत्सर्जन होता है। अंत में जब तक वाहन चल रहा है और कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता है तो यह एक जीरो एमिशन वाहन है। अब कुछ लोग इस परिभाषा को और भी आसान बनाते हुए कहते हैं कि
भले ही अन्य उत्सर्जन हो, लेकिन कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं है, तो भी इसे जीरो एमिशन वाहन कहा जाता है। ये बहस का विषय है कि यह ठीक है या नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह परिभाषा भी ठीक है। तो हम किसी भी वाहन को जीरो एमिशन वाहन कह सकते हैं जिसमें शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। जब आप इनकी तुलना कंबस्शन इंजन, खासकर डीजल ट्रकों से करते हैं, तो आप इन्हें कैसे देखते हैं? उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? उनकी सेफ्टी कैसी है? क्या आज कोई ऐसा खास इस्तेमाल है जहां इलेक्ट्रीफाई करना पहले से ही समझ में आता है और आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक करना चाहिए क्योंकि लागत ठीक है? डीजल की तुलना में इस पर आपका क्या अवलोकन है और आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले पावर ट्रेन या इंजन को देखते हैं, चाहे वो एक आंतरिक दहन इंजन हो या एक इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन। तो अगर हम वास्तव में इस्तेमाल के नजरिए से विश्लेषण करें तो जिस तरह का टॉर्क इंजन को अलग अलग स्पीड पर बनाना चाहिए, हमें वास्तव में कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है जो डीजल इंजन के ग्राफ के आसपास भी नहीं है, और हम गियर बॉक्स जैसे दूसरे कंपोनेंट जोड़कर उसकी भरपाई करते हैं। केवल गियर बॉक्स के साथ ही एक डीजल इंजन वास्तव में एक वाहन चला सकता है, लेकिन इसके विपरीत एक इलेक्ट्रिक मोटर में स्वाभाविक रूप से वह होता है जिसे टॉर्क स्पीड कर्व कहा जाता है, जो एक वाहन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। हम क्या चाहते हैं? लॉन्च के समय हमें अधिकतम टॉर्क चाहिए, यानी जब वाहन पूरी तरह से स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है और आगे बढ़ता है तो उस समय आपको अधिकतम टॉर्क की आवश्यकता होती है, और डीजल इंजन वह टॉर्क कब भी नहीं दे पाता। पीक टॉर्क लगभग 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम पर आता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 0 आरपीएम पर ही अधिकतम टॉर्क प्रदान कर देती है। तो लॉन्च क्षमता के मामले में इलेक्ट्रिक मोटर एक वाहन चलाने के लिए परफेक्ट फिट है। फिर जब बात एफिशिएंसी की आती है तो हम सब थर्मोडायनेमिक्स को जानते ही हैं। जब भी आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो एक प्राकृतिक नुकसान होता है। अब खासकर अगर गर्मी शामिल है तो स्वभाव से यह बहुत कुछ अपरिवर्तनीय है, इसलिए फिर से एफिशिएंसी प्रभावित होती है। तो एक डीजल इंजन में जब हम ईंधन को जलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें मौजूद केमिकल एनर्जी को रिलीज करके उसे थर्मल एनर्जी में बदलते हैं, फिर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अंत में उसे पहियों तक ट्रांसमिट करते हैं। यह केवल 40-50% के लगभग ही एफिशिएंट होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखें तो यह पहले से ही ऊर्जा का एक उच्च रूप है, इसलिए सिर्फ उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलना बहुत ही अधिक एफिशिएंट है। तो इसी बात को अगर मैं फिर से कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि टैंक से पहियों तक वाली दक्षता के नजरिए से देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन की दक्षता इंटरनल कंबंशन इंजन की तुलना में कम से कम डबल होती है। तो इसके साथ और फिर एक और फायदा जो खासकर भारत जैसे देश में आता है जहां ट्रैफिक ऐसा है, मेरा मतलब कि आप कभी भी एक स्थिर गति बनाए नहीं रख सकते, हमेशा एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होता ही है। और जब भी आप एक नियमित आंतरिक दहन इंजन में डिसेलरेट करते हैं तो आप बस उस गतिज ऊर्जा को ही खो रहे होते हैं। आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, उस गतिज ऊर्जा को भी गर्मी में बदल रहे होते हैं और फिर वही सब खो देते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रिक वाहन में आप उस गतिज ऊर्जा को फिर से बना सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग 15 से 30% तक जोड़ता है, जिसे आप पुनः प्राप्त करके बैटरी में वापस भेज सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक ईवी एक इंटरनल कंबंशन इंजन की तुलना में बहुत बहुत ही अधिक एफिशिएंट है। फिर जब आप देखते हैं कि इस संयोजन का यानी आदर्श टॉर्क स्पीड कर्व और इस रीजनरेटिव क्षमता का क्या परिणाम है, तो नंबर 1, ड्राइवर को वाहन ट्रैफिक और अपने इरादे, ड्राइविंग के इरादे दोनों के प्रति कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। मेरा मतलब है, हमने देखा है कि जब ड्राइवर आंतरिक दहन इंजन चलाते हैं तो गियर शिफ्ट के साथ संघर्ष करते रहते हैं कि गियर कब बदलना है, और अगर आप इसे बहुत जल्दी करते हैं तो आपको एक बड़ा झटका लगता है। अगर आप इसे बहुत देर से करते हैं तो वाहन बस धीमा हो जाता है। जबकि इसमें यह सब कुछ लगभग हटा दिया गया है। और इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि एक ही रुपए में, चाहे वो ईंधन हो या बिजली, आपको अधिक माइलेज मिलता है। सुरक्षा को लेकर एक चिंता रहती है, क्योंकि पिछले अनुभवों के आधार पर लोगों को लगता है कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर यह अधिक इसलिए है क्योंकि मीडिया का ध्यान किसी एक घटना पर ज्यादा ही होता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसे प्रति वाहन सड़क पर मौजूद वाहनों की संख्या के हिसाब से या फिर तय किए गए किलोमीटर के हिसाब से, तो हर आंकड़ा यही कहता है कि
इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन यानी कि आईसी इंजन वाले वाहनों की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को और भी सुरक्षित बनाने की गुंजाइश है और चीन पहले से ही इसमें आगे बढ़ चुका है। और चीन ने बैटरी के लिए जो मानक जारी किए हैं वो उन्हें ऐसा बनाता है कि इलेक्ट्रिक वाहन को लगभग कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, यह सड़क पर एक सुरक्षित वाहन बना रहेगा। और यह केवल समय की बात है जब दुनिया के बाकी सभी लोग उन्हीं मानकों को अपना लेंगे। तो हम वास्तव में एक ऐसा मानक स्थापित करने जा रहे हैं जहां आंतरिक दहन इंजन के लिए उस स्तर की सुरक्षा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ओह अच्छा, मुझे ये एहसास नहीं था कि ये नए मानक आ रहे हैं जो इसे इतना सुरक्षित बना देंगे। आज की तारीख में अगर आप भारी वाहनों को देखें तो मान लीजिए 12 टन से 55 टन तक, तो भारत में आज सड़कों पर लगभग 200 से 300 प्रकार के ट्रक्स होंगे। क्या आप कोई ऐसे उपयोग के मामले देख रहे हैं जहां परिचालन के लिहाज से इलेक्ट्रिक ट्रक ज़्यादा आकर्षक हो रहे हैं? और दूसरा, आर्थिक रूप से इलेक्ट्रिक ट्रक डीजल की तुलना में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। क्या आप कोई ऐसे सेगमेंट विकसित होते हुए देख रहे हैं जहां इन दोनों मोर्चों पर फायदे हैं? हो सकता है उनमें से कोई एक हो या फिर दोनों हो। नहीं, परिचालन के लिहाज से ड्राइवर और फ्लीट के मालिक दोनों को इलेक्ट्रिक वाहन आकर्षक लगता है। ड्राइवरों को यह हर मामले में आराम और जैसा कि मैंने कहा ड्राइवेटेबिलिटी के कारण आकर्षक लगता है। जिस किसी ने भी इलेक्ट्रिक ट्रक चलाया है वह यही कहता है कि ये बेहतरीन है। मेरा मतलब है अगर विकल्प दिया जाए तो वे इंटरनल कंबंशन इंजन वाले ट्रक पर वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ केबिन का आराम ही नहीं बल्कि जिस तरह से वाहन ड्राइवर के इरादे पर प्रतिक्रिया करता है वह उन्हें बेहद पसंद है। और फिर फ्लीट के मालिकों को यह क्यों पसंद आता है? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। तो दोनों ही मामलों में क्योंकि यह टॉर्क स्पीड कर्व सड़क पर एक वाहन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है, तो एक्सेलरेशन देकर आप जल्दी से स्पीड पकड़ पाते हैं और दोबारा से ब्रेकिंग के कारण आप असल में फ्यूल इकोनॉमी भी नहीं खोते हैं। तो उन सभी कारणों से कुल मिलाकर टर्न अराउंड टाइम और परिचालन, मेरा मतलब है ज्यादा माइलेज या बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पाना एक इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ एक आंतरिक दहन इंजन ट्रक की तुलना में बहुत ज्यादा आसान है। पैसे के लिहाज से देखा जाए तो हाँ, शुरुआत में लागत ज्यादा होती है, लेकिन अगर रोजाना, महीने या साल भर में पर्याप्त किलोमीटर चलाया जाए तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट में बचत होती है और वो शुरू की ज्यादा लागत की भरपाई कर देती है। इसलिए आज के समय में यह आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होता है। तो अलग अलग आंकड़े होते हैं, लेकिन औसतन अगर आप रोजाना लगभग 300 किलोमीटर चलते हैं या साल भर में करीब 30,000 लीटर डीजल का उपयोग करते हैं, तो अगर आप उस तरह का ईंधन खर्च कर रहे हैं तो यह पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पैसे के लिहाज से फायदेमंद है। मैंने सुना है कि अगर आप 27 से 30 लाख रुपए डीजल पर खर्च कर रहे हैं हर ट्रक पे, तो आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, ना ही टोल वेवर। आपके पास पहले से ही एक बिजनेस केस है और आप इलेक्ट्रिक ट्रक से शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पर्याप्त ऋणदाता नहीं है जो पुनर्विक्रय मूल्य और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोखिम लेने को तैयार हैं। यानी कि अगर आप सालाना आधार पर पर्याप्त डीजल चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही एक बिजनेस केस है। आज कई सारे मुद्दे या बाधाएं हैं ई ट्रक्स के परिचालन में, है ना? तो आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, आपके पास शुरुआती लागत है, मार्जिन मनी और कर्ज दोनों के लिए, राइट? साथ ही नई तकनीक के साथ जुड़ा हुआ एक डर भी है ना? ये एक छिपी हुई बात है। मैं सुनता हूँ कि OEMs द्वारा बहुत सारे समाधान प्रदान किए जा रहे हैं जो तकनीकी जोखिमों को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं या कमियां हैं जो आप जानते हैं, नुकसान हैं, या तो सच में या फिर जैसा माना जाता है। तो हो सकता है ये सच ना हो, लेकिन लोग इसे समस्या के रूप में ही देखते हैं। तो क्या आप इन सभी को समय के साथ दूर होता देखते हैं? और अगर आप इन्हें दूर होता देखते हैं तो कितना समय लगेगा? क्या 5 साल या 10 साल या 15 साल? इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर लोग इन वाहनों को लगभग 5 से 6 साल तक चलाते हुए दिखे। तकनीक के मामले में आज इलेक्ट्रिक वाहन काफी परिपक्व है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि निश्चित रूप से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन यह केवल धीरे धीरे होने वाले बदलाव है।
वे दिन गए जब तकनीक में बड़ी छलांग लगती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से ही उस विशिष्ट प्रौद्योगिकी परिपक्वता वक्र के लगभग सपाट हिस्से तक पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से सुधार होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे महत्वपूर्ण होंगे। लागत के लिहाज से अगर देखें तो यह लगभग अपनी न्यूनतम सीमा पर पहुंच चुका है। हो सकता है 5% या 10%, मेरा मतलब है कि 10% की संभावना भी नहीं है। शायद साल दर साल बदलाव सिंगल डिजिट में भी हो जाएगा। यदि आप इसे 5 साल की समय सीमा में देखते हैं तो शायद आपकी कीमत में 10% तक की गिरावट होगी या 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन साल दर साल के आधार पर नहीं होगी। ये बस लोगों की धारणा और अज्ञानता का डर है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को कुछ वास्तविक दुनिया का डेटा देखना चाहिए। मेरा मतलब है आप परीक्षण के डेटा देखिए, ट्रायल के डेटा देखें। इन सब के रूप में जो भी डेटा प्रकाशित होते हैं, लोग आदर्श रूप से चाहेंगे कि वो ठीक है। वास्तविक दुनिया, वास्तविक ग्राहक ओईएम द्वारा संचालित पायलट नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बस ट्रक खरीदा है और आजमाया है। तो एक बार जब वे कहानियां सामने आने लगेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे यही लगता है कि यह शायद 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की बात है। तब तक पर्याप्त कहानियां होंगी, लोगों ने देखा होगा, ओह मैं किसी को जानता हूँ, हाँ उसके पास एक इलेक्ट्रिक ट्रक है और यह उसका अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि लोगों का ऐसा मानना धीरे धीरे शुरू भी हो जाएगा। जी हाँ, और दो चीज़ें जहाँ सोशल मीडिया और मीडिया मदद नहीं कर रहे हैं। एक तो यह है कि आप दोपहिया वाहनों पर आग लगने के ये सभी सनसनीखेज वीडियो देखते हैं। कई बार मेरे व्हाट्सएप पर ये आग लगने की वीडियोस आती हैं जो कि लगभग 4 साल पुरानी हैं, लेकिन ये वीडियोस अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। लेकिन जैसा कि आप सांख्यिकीय रूप से कहते हैं, ये काफ़ी कम है डीजल या पेट्रोल वाहनों की तुलना में। दूसरा है स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज़ रिलीजेस जहाँ प्रचार बहुत ज़्यादा है। तो भले ही आप सिर्फ 2% का सुधार दिखा रहे हों, लेख इसे ऐसा बना देते हैं जैसे कि ये पूरी तरह नया है और सब कुछ पुराना हो गया है और कुछ भी मान्य नहीं है और केवल यही भविष्य है। और फिर 6 महीने बाद कंपनी बंद हो जाती है। हाँ, तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। मुझे लगता है कि इस सूचना के अंबार के साथ साथ गलत सूचना का भी अंबार आता है। लेकिन इस संदर्भ में सुनरू तकनीक नहीं होने के कारण, राइट, और इन सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वीडियोस के साथ आप आज इस सुरक्षा को कहाँ पर देखते हैं? क्या आप अपने बच्चे को एक इलेक्ट्रिक कार में भेजेंगे? एक सीधा सा सवाल है, राइट? और क्या आप अपने बच्चे को हर एक दिन, महीने के हर दिन एक इलेक्ट्रिक कार में भेजेंगे? ट्रकों के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के मामले में आप इस सुरक्षा प्रश्न को कहाँ देखते हैं? अगर हम इनमें से कई घटनाओं को देखें तो निश्चित रूप से कुछ खराब डिजाइन या खराब निर्माण के कारण ही हुई है। फिर से अगर मैं कहूँ तो शुरुआती दिनों में बहुत सारे स्टार्टअप थे और एक स्तर पर उन्हें ज्ञान ही नहीं था, इसलिए इनमें से ज्यादातर स्टार्टअप केवल कंपोनेंट खरीद रहे थे बिना ये समझे कि वे क्या खरीद रहे हैं, और इन जगहों पर आने वाले सामान की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं थी। तो जो कुछ भी आपको दिया गया, आपने लिया, उसे असेंबल किया और बाजार में उतार दिया। और जाहिर है कि उनमें से कुछ में समस्याएं थी और यह एक शुरुआती समस्या थी, और आप जानते हैं कि स्थापित ब्रांडों के साथ भी घटनाएं हुई है। हाँ, लेकिन जैसा कि इनमें से कुछ स्थापित दोपहिया ब्रांडों ने दिखाया है, इसका बहुत कुछ दुरुपयोग के कारण ही हुआ है। देखिए, सब कुछ कहने के बाद सुरक्षा का स्तर धीरे धीरे बन रहा है। शुरुआत में जो कुछ भी ज्ञान था उसे संबोधित किया गया, आपके पास पर्याप्त सुरक्षा तंत्र थे, लेकिन फिर हमेशा वास्तविक दुनिया में ऐसी परिस्थितियां होती है और नासमझ ग्राहक इसका इस तरह से उपयोग करता है जो एक विफलता के तंत्र को खोल के रख देता है, और उसके कारण कुछ घटनाएं भी हुई है। लेकिन स्थापित कंपनियों ने जल्दी से जल्दी उस कमियों को दूर कर दिया। तो ये बैटरियां एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS के साथ आती है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो रियल टाइम में बैटरी से जुड़ी कई चीजों को मॉनिटर करता है, जैसे कि तापमान, वोल्टेज, करंट। इन जानकारियों के आधार पर यह सिस्टम आवश्यक फैसले लेता है ताकि बैटरी सुरक्षित और कुशलता से काम कर सके। करंट या पावर का सही स्तर क्या है जिसे बैटरी या तो चार्जिंग के दौरान ले सकती है या चलते समय डिलीवर कर सकती है।
और अगर किसी निर्माण दोष के कारण कोई संभावित विफलता है तो बस रुक जाओ। तो इस तरह का निर्णय लिया जाता है। अब मान लीजिए कि एल्गोरिदम ने सभी कमियों को दूर नहीं किया है। उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए आप बहुत सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि बैटरी में कितना चार्ज है। तो जैसे जैसे बैटरी खत्म होती है, हम सभी जानते हैं, हमारे मोबाइल फोन में भी हम जानते हैं कि अगर मोबाइल फोन का चार्जिंग धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो काफी जल्दी गर्म होने लगता है। तो यह इलेक्ट्रिक वाहन में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि चार्ज की स्थिति का सही अनुमान नहीं लगाया गया था और यह वाहन को पूरी शक्ति खींचने की अनुमति देना जारी रखता है तो वो गर्म हो जाएगा। और यह तो एक तरह की कमी है। इसी तरह चार्जिंग के दौरान जब आप चार्ज के पीक पर पहुंचते हैं, यदि आप चार्ज करना जारी रखते हैं तो फिर से बैटरी में आग लगने का खतरा होता है। फिर से बैटरी प्रबंधन प्रणाली में सेंसर की विफलता या यह निर्धारित करने के लिए एल्गोरिदम के कारण कि बैटरी कितनी भरी हुई है, यदि कोई समस्या है तो वही कुछ सुरक्षा घटनाएं भी होती है। लेकिन जैसे जैसे जानकारी का स्तर बेहतर होता है, एल्गोरिदम बहुत बेहतर होता जाता है। तो उसके कारण आप फिर से देख सकते हैं कि घटनाओं की संख्या कम हो रही है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि चीन ने जो भी किया है वो परीक्षण मामलों की सूची में जोड़ते रहते हैं। अब उन्होंने जो किया है वह इन सभी परीक्षण मामलों के लिए ही है। भले ही बैटरी पैक के अंदर का सेल आग पकड़ ले, पूरे पैक से गैस भी नहीं निकलनी चाहिए। तो चीन ने महसूस किया कि इसे भी नियंत्रित करना संभव है। तो चीन को यह आत्मविश्वास कैसे है कि उन्होंने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ जितने भी किलोमीटर चलाए हैं, उन्होंने जितने भी मामले देखे हैं, तो वो आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बस उसी चीज को दोहरा सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए, हाँ, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन में यात्रा करना कहीं ज्यादा सुरक्षित है, शायद एक इंटरनल कंबशन इंजन की तुलना में अधिक सुरक्षित। और मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में वाहन या ड्राइवर के नियंत्रण से परे दुर्घटनाएं वाहन में कुछ भी गलत होने की तुलना में अधिक है। सुंडू, आप उन मानकों के बारे में बात कर रहे थे जो चीन में विकसित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना? आप एक तकनीक सीखते हैं, आप उसका उपयोग करते रहते हैं। तकनीक के विफल होने से ज़्यादा तकनीक का उपयोगकर्ता विफल हो रहा है। लेकिन आपको ऐसे मानक विकसित करने होंगे जो उपयोगकर्ता को भी दुर्घटनाओं या घटनाओं का कारण बनने से रोकेंगे। क्या आप हमें इन टेक्नोलॉजीज़ की दिशा के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? एक चीन में, ये भारत में कितनी तेज़ी से आ रहा है? तो चीन और भारत दोनों, अगर आप शायद 1 महीने पहले के नियमन को देखें तो हम बराबर थे। और मानक ये कहता है कि बैटरी पैक में आग लगने की घटना से पहले कम से कम 5 मिनट की चेतावनी होनी चाहिए। तो यह वाहन में किसी को भी बाहर निकालने के लिए एक पर्याप्त समय देता है। अब चीन ने जो किया है वह उस 5 मिनट को बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया है। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी घटना के लिए आपको कम से कम 30 मिनट की चेतावनी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा उस चेतावनी के बावजूद वो कहते हैं कि बैटरी पैक में कोई विस्फोट या आग नहीं लग सकती है, इसे समाहित कर लिया जाना चाहिए। तो यह नया नियमन है। और फिर भारत हमेशा से ही विदेशों के रुझानों को देखता रहता है और वह उसे बहुत जल्दी अपने यहाँ पालन भी कर देता है। देखिए, फिर से जैसा कि कुछ साल पहले हुआ था, 2 पहिया वाहनों की विफलताओं के आधार पर भारत सभी 2 पहिया वाहनों, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक रिक्शा, सब कुछ के लिए नियम लेकर आया। तो इसी तरह यह भी समय की बात है जब वही चीनी नियमन भारत में भी आएगा। और हमारे पास भी वो होगा, कम से कम 30 मिनट की सूचना। और उस 30 मिनट की सूचना के बावजूद यह सुनिश्चित करना है कि क्या ऐसे मामले में जिनके बारे में हम अभी तक जानते नहीं हैं, लेकिन सभी परीक्षण मामलों के लिए किसी भी आग या विस्फोट की अनुमति तो नहीं है। तो ये भारत में आने से पहले की बात है। और रेगुलर कंपनीज मानकों का पूरी तरह से पालन करेंगी, न केवल डिज़ाइन के दौरान बल्कि निर्माण आदि के दौरान भी। तो ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन त्रुटियों के शुरुआती चरण और आपूर्ति श्रृंखला और निर्माण गुणवत्ता के शुरुआती चरणों का एक संयोजन है। और अब बढ़े हुए मानकों के साथ इनमें भी सुधार हो रहा है और अनुपालन अधिक है। तो अगर मैं आपको आज से 15 साल आगे ले जाऊं, राइट, ये मानते हुए कि हम दोनों अभी भी जीवित रहेंगे तो ये बदलाव ट्रकिंग समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? तो ट्रकिंग समुदाय से मेरा मतलब है ड्राइवर, मालिक या ऑपरेटर,
शिपर्स, जो लोग उन्हें परिवहन का भार देते हैं, सार्वजनिक सेवा के लोग, सरकार, मैं पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हिस्सों में संबंधित लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ड्राइवर की जिंदगी जरूर बेहतर होगी। जो तनाव है और इंटरनल कंबशन इंजन चलाने की जो शारीरिक थकान होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक वाहन चलाना कहीं ज्यादा आसान होगा, खासकर शारीरिक थकान के मामले में। तो ड्राइवरों के लिए यह निश्चित रूप से बेहतर होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन की टर्न अराउंड टाइम या औसत गति पहले से ही ज्यादा है। पिकअप भी बहुत अच्छा है, तो ढलान या चढ़ाई पर भी ट्रक को धीरे धीरे रेंगते हुए चढ़ने जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी स्थिति अब देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ड्राइवरों पर तनाव बहुत कम होने वाला है। अब फ्लीट मालिकों आदि के लिए यह फिर से होने जा रहा है। उनके लिए भी ये एक आदर्श बदलाव है। इसलिए इंजन भरने का इंतजार करना या ईंधन की बचत या ईंधन की चोरी और विभिन्न अनन्य चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय उनके पास एक अलग तरह की समस्याएं होंगी। लेकिन तकनीकी को देखते हुए यह समस्या शायद प्रतिबंधनीय है। तो आपको पता चल जाएगा कि वाहन कब चार्ज हो रहा है और वाहन की वो एफिशिएंसी कैसी हो रही है। क्या आपके पास ईंधन की बचत में सुधार करने के लिए कोई उपाय है, और कब चार्ज करना है, कहाँ चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है। ये वे नए प्रश्न हैं जो सामने आएंगे। उन्हें सीखना होगा कि अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए उनका उत्तर कैसे दिया जाए। लेकिन फिर ये सभी आसान होंगे। यह अलग तरह की समस्याओं की तरह होगा, लेकिन तब वे जवाब जान लेंगे। यह हल करने में असंभव जवाब नहीं है। कुल मिलाकर उनके लिए व्यावसायिक दृष्टि से मैं रख रखाव देखता हूँ। रख रखाव एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन बहुत अलग होंगे। तो ये फिर से ईंधन ऑपरेटरों के लिए इसके बारे में स्मार्ट होने और फिर से उनमें से अधिकतम निकालने का अवसर है। और वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं होंगे, बहुत सी अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जो समांतर रूप से विकसित हो रही हैं। ये एक कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी है। अब एक इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल में, क्योंकि वे उस कम प्रारंभिक लागत के आदी है, यहाँ तक कि एक टेलीमेट्रिक्स डिवाइस उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली में 10,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश भी एक बड़ा खर्चा लगता है और वे चिंता करने लगते हैं। लेकिन जब वो प्रारंभिक लागत पहले से ही अधिक है तो यह इतना छोटा प्रतिशत है। ये मानव स्वभाव है कि वैसे भी मैं इतना पैसा निवेश कर रहा हूँ, इसलिए यदि अतिरिक्त राशि का भुगतान करके समग्र सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो उत्पादकता बढ़ती ही है, तो वे स्वाभाविक रूप से जाएंगे ही जाएंगे। तो वो अपनाने की दर भी बढ़ेगी और दोनों प्रवृत्तियां मिलकर कुल मिलाकर बहुत सुरक्षित सड़कों का परिणाम देंगी। और सुरक्षित सड़कों के कारण फिर से आपकी उत्पादकता बेहतर होने वाली है। आपकी डिलीवरी की निश्चितता बहुत बेहतर होने वाली है। हम भारत में लॉजिस्टिक की लागत के बारे में बात करते रहते हैं। मेरा मतलब है ज़्यादातर समय फिर से ये मुझे लगता है कि मानव स्वभाव ही है। इसलिए आपके पास कहावत है ना कि छोटी बचत बड़ा नुकसान। हम सोचते हैं कि हम 1 रुपया बचा रहे हैं, लेकिन हम जीवन भर में उस 1 रुपये की बचत की लागत का एहसास नहीं करते हैं। अब इस कनेक्टेड वाहन क्षमताओं और उन उन्नत ड्राइवर सहायता सुविधाओं को संबोधित करके हम लाभों का एहसास करने जा रहे हैं। और फिर हर किसी को यह जानने में कुछ समय लगेगा कि प्रदान की जा रही अतिरिक्त सुविधाओं का फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स की कुछ लागत वास्तव में काफ़ी कम हो जाएगी। और निश्चित रूप से गति मिशन बहुत कम अवधि का है, लेकिन ये जानना अच्छा है कि विद्युतीकरण के कारण समय के साथ लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाएगी। तो ये सुनना काफ़ी उत्साहजनक है। धन्यवाद सुंदरू, समय देने के लिए। आपके साथ बैठकर टेक्नोलॉजी के पहलुओं पर चर्चा करना हमेशा बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।